इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स A2 के टीजिंग टॉपिक्स में से एक है और रिसेंट टाइम्स में इसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ गई है। एक तो ये कि कैम्ब्रिज वालों ने इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दी है एग्ज़ाम अपीयरेंस की, और दूसरा ये कि इसके अंदर दो टेक्निकलिटीज़ डाल दी हैं, एक तो साइक्लिक प्रोसेसेस से रिलेटेड और दूसरा कैलकुलेशंस के अंदर भी। तो आज हम कोशिश करते हैं कि उन सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। आप लोग वीडियो को एंड तक फॉलो करें, उम्मीद है सारे इश्यूज़ आप लोगों के ख़त्म हो जाएंगे। तो हम बेटे सीधा डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी से। तो सबसे पहली बात तो ये कि इंटरनल एनर्जी को हमने डिफ़ाइन करना है। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन पेपर के अंदर कम अज़ कम 8-10 दफ़ा आई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम कहते हैं सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल energies of molecules as a result of रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो दूसरी बात है ना, ये बेटे कैम्ब्रिज वालों ने ज़बरदस्ती घुसाई है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंटरनेशनली इसकी कोई पाबंदी नहीं है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, हम लोगों ने इंजीनियरिंग में पढ़ा तो बेटे हमने कोई रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई थी कि जी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। भाई ना हो, ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ें। खैर, हम ये कह रहे हैं कि ये आपकी 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन काफ़ी हो जाएगी। सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। 2 मार्क्स हमें चाहिए, कैम्ब्रिज से हमें नहीं लेना देना कि वो ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हर तरह की एनर्जी का सम। अब इसमें आपको वैसे इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। मतलब आपके सिलेबस में ऐसा उसको वो स्पेशली इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन याद रखें बेटे मॉलिक्यूलर लेवल पे 6 तरह की एनर्जीज हो सकती हैं एक्चुअली। 3 तरह की काइनेटिक, 3 तरह की पोटेंशियल तीनों आप लोगों ने पढ़ ली हुई हैं। इलास्टिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसी तरह से काइनेटिक भी 3 तरह की हो सकती हैं, 2 आपने पढ़ी हैं। एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक स्ट्रेट लाइन वाली, फिर वाइब्रेशनल काइनेटिक ऑसिलेशंस के चैप्टर में। रोटेशनल काइनेटिक भी होती है, वो आई नहीं सर्कुलर के चैप्टर में। लेकिन आपके सिलेबस में बेटे जो मेन कंटेंट है वो आपका आइडियल गैस का है। तो आइडियल गैस बेचारी में 6 में से 5 तो है ही नहीं, नो पोटेंशियल एनर्जी एट ऑल, ठीक है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरनल एनर्जी के अंदर जब आइडियल गैस है तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये पूछता हो पेपर के अंदर, लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट जो है हेल्पिंग वीडियो है तो इसके अंदर मैं वो जो थ्योरेटिकल चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा। बेटे ये पूछता है कि जी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ ही ट्रांसलेशनल काइनेटिक क्यों होती है। 3 मार्क्स का भी पूछा हुआ है, तो आपने इसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का रेफरेंस देना होता है कि भाई वो ये कहती है कि मॉलिक्यूल्स की आपस में कोई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। काइनेटिक बची और काइनेटिक जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक है, तो ये वजह है। तो ये सवाल उन्होंने एक दो तरीके से पूछा। बेटे ये शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी सीरीज़ हुआ करेगी इस तरह की टॉपिक्स, टीजिंग टॉपिक्स के ऊपर, तो इस वजह से हम जो है अपना फोकस मेन टॉपिक के ऊपर ही रखेंगे। तो उसमें से मैं आपको बता दूं तो इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की कैलकुलेशंस आपके सिलेबस में है, और अगर नॉन आइडियल कोई मटेरियल होगा तो उसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशंस हैं, कैलकुलेशंस नहीं है। एक्सप्लेनेशंस का सोल्यूशन भी आपको एंड पे जाके बताता हूँ इस वीडियो के। तो फिलहाल आप ये देखें, फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी is entirely translational kinetic energy, ठीक है। पूरा लिख देते हैं, अब कोई बात नहीं है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब बात ये बेटे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो स्ट्रेट लाइन वाली को कहते हैं, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में आती है, और वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब इंटरनल एनर्जी का सिंबल बेटे यू है, तो मैं वही लिखने लगा हूँ, है तो वैसे फिलहाल ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक का बताने लगा था, लेकिन मैं आपको पूरा ही लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस वो ये थी, NKT। अच्छा, अब बात यह है कि बेटे इंटरनल एनर्जी पूरी गैस की होती है, तो एन लाजमी आना चाहिए। वैसे तो कैम्ब्रिज वालों का कोई पता नहीं, कुछ भी कर सकते हैं वो, तो KT भी कर दें खाली,
लेकिन यह है कि पूरी गैस की बात हो रही होती है तो एन के टी ही आना चाहिए। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ कंप्लीट सैंपल ऑफ गैस वो आपके पास 3/2 एन के टी होना चाहिए। और होता भी जाहिर बात है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर आ गया यानी कि केल्विन्स वाला टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, और बाकी आप ये देखें तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज हमें रिक्वायर्ड होता है, चेंज ही बेटे इसका इंपॉर्टेंट होता है, वो 3/2 आ जाएगा। एन और के तो कांस्टेंट है, तो चेंज किस में आएगा, डेल्टा टी टेम्परेचर के अंदर। यहाँ से आपको ये भी पता चला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर change in internal energy of ideal gas is zero. Change in internal energy of ideal gas is zero. आइडियल गैस की ही हम बात कर रहे हैं, तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी का चेंज अगर टेम्परेचर ना बदले तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो ये मैं बेटे आपको साथ साथ एक्सप्लेन किए जा रहा हूँ कि क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो सीरीज़ होगी तो इसमें हम फाइन डिटेल्स में नहीं जाएंगे। फाइन डिटेल्स जो है वो रेगुलर प्लेलिस्ट जो चल रही होगी ना उसके अंदर होंगी। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ, हमने क्योंकि फर्स्ट लॉ की तरफ जाना है। तो सबसे पहले बेटे क्योंकि फर्स्ट लॉ में चाहिए होती हैं हीट और वर्क भी, तो मैं आपको हीट के सोर्सेज बता देता हूँ आपके सिलेबस में, और वर्क के भी। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है, एक तो हो गया एम सी डेल्टा थीटा अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, दूसरे नंबर पे आ गया एम एल अगर स्टेट चेंज हो रही हो, और अगर वो थर्मल एनर्जी किसी हीटर से प्रोवाइड कर रहे हो, इलेक्ट्रिक हीटर से, तो आई वी टी आगे आ सकता है, आई स्क्वेयर आर टी आ सकता है, या फिर वी स्क्वेयर ओवर आर इंटू टी आ सकता है। ये ना बेटे अभी तक इनमें से एक यूज़ हुआ है, इन तीनों में से एक दफ़ा वो भी, और ये दोनों तो एक दो दफ़ा यूज़ हो चुके हुए हैं। लेकिन मैं वैसे आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि फर्स्ट लॉ के अंदर आपको हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आपको उनके सोर्स पता हो कैलकुलेशंस के लिए ख़ास तौर पे। तो कैलकुलेशंस इंटरनल एनर्जी की आइडियल गैस की हैं, तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी का सोर्स हमें पता चल गया, फाइंड करनी हो तो कहाँ से करनी है, हीट हो तो वो कहाँ से करनी है, स्टेट चेंज के लिए, टेम्परेचर चेंज के लिए, और अगर इलेक्ट्रिकल हीटर से आ रही है। और फिर उसके बाद वर्क डन आ गया। वर्क डन आपके सिलेबस में बेटे सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर वाला है, और वो आपके पास फॉर्मूला है पी डेल्टा वी, और वो लाजमी शर्त है एट कांस्टेंट प्रेशर। वेरिएबल प्रेशर के ऊपर वर्क डन होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपके सिलेबस में तभी है अगर प्रेशर कांस्टेंट हो। तो इतना काफ़ी है, मतलब हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी के बारे में। उसके बाद हम सीधा जा सकते हैं बेटे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, ताकि आपका जो है वो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मेन कंटेंट सारा कवर हो जाए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसके साथ भी मैं वही करने वाला हूँ जो हम शॉर्ट वीडियो होने की वजह से कर रहे हैं। तो शॉर्ट वीडियो में फिर हम करेंगे ये कि जो एक्सप्लेनेशन है ना डिटेल्ड या थ्योरेटिकल डेफिनेशन वगैरह, उनको अवॉइड करें। वो वाली मैंने लिख तो दी थी इंटरनल एनर्जी की, लेकिन क्योंकि फर्स्ट लॉ का एक सोल्यूशन होता है पेपर के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट लॉ के अंदर कैम्ब्रिज वाले अलाउ करते हैं कि जब आप ऐसे लिखें ना, 2 मार्क्स की डेफिनेशन आए ना, तो अगर किसी बच्चे ने ये बता दिया ना, ये फॉर्मूला लिख दिया डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और सिंबल्स का मीनिंग 2/2 मार्क्स मिलेंगे अगर आप ये लिख दें कि जी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, क्यू इज हीट एक्सचेंज और डब्ल्यू इज वर्क डन, बस 2/2 मार्क्स। लेकिन इसमें खुद ही आप लोग गलती ना कर बैठे ये लिख के कि हीट गिवन टू द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, इसको इग्नोर करें। बस आप इतना कहें चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी, डेफिनेशन के अंदर। इसी तरह से ये हीट एक्सचेंज्ड, एब्जॉर्ब्ड भी हो सकती है, इमिटेड भी हो सकती है। ये वर्क डन पता नहीं ऑन द सिस्टम है, बाय द सिस्टम है, उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनकी कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, हम जाहिर बात है नेसेसरी चीज़ें, शॉर्ट वीडियो लिया तो नेसेसरी वाली तो नहीं ना अवॉइड करूँगा। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज in internal energy, उसके बाद heat given to the system, heat given to the system, और work done on the system, work done on the system are positive
एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब फिर आपको पता ही है, जब हम कह रहे होते हैं ना कि हमने इससे जान छुड़वानी है, इसके रिवर्स जो आउटकम्स हैं उनसे, कि जी अगर ये पॉजिटिव है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव है, तो इसके जो रिवर्स होंगे आउटकम्स उनमें सारा कुछ नेगेटिव हो जाएगा। मतलब डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। तो सबसे पहले तो ये हो गया। अच्छा, अब इसमें आपने, मैं जो बच्चों को सीक्वेंस बताता हूँ, सबसे पहले तो आपने इनका एक एक सोर्स देख लिया कि इंटरनल एनर्जी इधर से आ सकती है, हीट यहाँ से आ सकती है, वर्क यहाँ से आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कब कब जीरो हो सकते हैं, ये जीरो हो सकता है आइडियल गैस और कांस्टेंट टेम्परेचर हो, ये जीरो हो सकती है। इसका हीट के लिए बेटे वो सीधा बताते हैं, वो कहते हैं जी नो हीट इज एंटरिंग और लीविंग द सिस्टम स्ट्रेट, ठीक है। इसी तरह से वो ये कहते हैं थर्मली आइसोलेटेड है, थर्मली इंसुलेटेड है, तो क्यू को जीरो कर सकते हैं। और इसमें अगर वो ये कहता है कि जी कांस्टेंट वॉल्यूम है, हम इसको कह रहे हैं प्रेशर इनटू चेंज ऑफ वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वर्क डन फिर जाहिर बात है क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो इसको अगर हम आगे लेके चलें, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें दो प्रोसेसेस आजकल बच्चों को तंग कर रहे हैं, तो हम उसको एक को तो इसी कॉलम में ख़त्म करते हैं, दूसरे को नेक्स्ट पे ले जाएंगे। एक है 3 स्टेप्स वाला साइक्लिक प्रोसेस, पी डेल्टा वी। पी और वी का वो एक्चुअली ग्राफ होता है वहाँ पे, तो पी इधर रख दें और वी इधर रख दें, और वो एक्सेस रिवर्स भी खैर कैम्ब्रिज वालों ने किए हुए हैं। मैं फिलहाल इसको ऐसे कर देता हूँ कि इन 3 स्टेप्स को कुछ भी नाम दे दें आप। मतलब आप ये कहते हैं जी ये ए पॉइंट है और इससे आप बी की तरफ चले गए और ये सी। पहली बात तो देखें बेटे, एक्सेस भी रिवर्स हो सकते हैं, वी उधर जा सकता है, बी इधर हुआ हुआ है पेपर के अंदर। दूसरी बात ये है कि ये ए बी सी नाम कुछ भी वो दे सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि एरोज जो हैं, एरोज जो है ना वो ये मैंने फिलहाल लगाए हैं एक किस्म के क्लॉकवाइज, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या है, आइडियल गैस पकड़ी, उसके साथ 2 या 3 स्टेप्स किए और फिर वापस उसको वहीं पे लेके आए जहाँ पे चले थे। ए से चले, ए से पहले बी पे गए, फिर बी से सी पे गए, सी से ए पे वापस आ गए। अब ये साइक्लिक प्रोसेसेस जो होते हैं बेटे, आपके जितने भी डेली लाइफ के यूजेज के एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, पावर प्लांट, इंजन, गाड़ियों के, सारा वो साइक्लिक प्रोसेसेस पे चलते हैं। ये है एक्चुअली वैसे इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। तो ये वैसे 3 स्टेप्स वाला है, वो सारों के अंदर 4 स्टेप्स वाला साइकिल होता है। तो 3 स्टेप्स वाला आपके सिलेबस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा पेपर में आता है, तो हम तो उसी हिसाब से देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें आपने याद रखनी है, टोटल चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, डेल्टा यू और नीचे छोटा सा टोटल, ठीक है, डेल्टा यू टोटल, याद रखें हमेशा साइक्लिक प्रोसेस का क्या होता है, जीरो। अब ये पूछता है पेपर के अंदर कि जी टोटल चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी स्टेट करें और एक्सप्लेन भी करें। तो बेटे आपने 2 रीजंस बतानी है। एक तो आपने कहना जी डेल्टा यू टोटल जो है वो जीरो है, 2 रीजंस हैं। एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये भी बताना है कि जी जहाँ से वो मटेरियल चला था वहीं पे टेम्परेचर सेम है, कांस्टेंट ना कह देना कि जी वो पूरे प्रोसेस में तो नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर सेम है कि जहाँ जिस टेम्परेचर से चले हैं उसी पे वापस आ गए। साथ स्टेट का भी लिख दें कि जिस स्टेट से चले थे उसी स्टेट में वापस आ गए। तो आपने ये कहना है कि जी इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर एंड स्टेट आर सेम, सो द इनिशियल एंड फाइनल इंटरनल एनर्जी इज सेम, टोटल चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जाहिर बात है, डेल्टा यू फ्रॉम, अगर मैं इसको स्टेप्स की टर्म्स में लिखूँ तो डेल्टा यू फ्रॉम ए टू बी प्लस डेल्टा यू फ्रॉम बी टू सी प्लस डेल्टा यू फ्रॉम सी टू ए, और ये कंबाइंडली क्या हो जाना चाहिए, जीरो। अच्छा, ये हो गया। सारी बात है, 3 स्टेप्स है ना, ए बी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम सी टू ए, ये टोटल मिला के क्या हो जानी चाहिए, जीरो। एक बात। दूसरी बात ये है कि बेटे साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आइडियल गैस इक्वेशन लगानी पड़ चुकी है पेपर के अंदर, तो वो आसान वाली फॉर्म लगेगी, पी वी ओवर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगेगी। वजह देखें, जो आपके पास है ना साइक्लिक प्रोसेस, उसके अंदर नंबर ऑफ, वही गैस चलती जा रही है ना एक से दूसरी जगह, तो नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं हो रहे होंगे, तो पी वी ओवर टी को आप कांस्टेंट कर दें। इसका मतलब ये है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू, 2 पॉइंट्स को, किसी भी 2 को रिलेट करना हो तो पी टू वी टू डिवाइडेड बाय टी टू। एक तो ये हो गया। अब मैं इसमें आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बाकी आप लोग खुद देख लेना, हमने वीडियो को शॉर्ट भी रखना है। अच्छा, सबसे पहले तो यह है कि आपने फॉर एग्जांपल बी और सी को रिलेट करना है। तो बी और सी पे भला क्या सेम है, बी और सी के ऊपर प्रेशर सेम है, तो अगर प्रेशर सेम है तो उसको इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देख लें, बी से सी तक क्या है, प्रेशर सेम है, सी से ए तक वॉल्यूम सेम है। तो अगर आप बी से सी तक रिलेट करेंगे तो प्रेशर तो इंक्लूड करना नहीं ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरत है ही नहीं एक्चुअली। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि वॉल्यूम एट बी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट बी शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम एट सी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट सी, ठीक है।
ये लें जी। और क्या चाहिए, ये आपके पास आ गया वी बी ओवर टी बी इज इक्वल टू वी सी ओवर टी सी है। इसी तरह से सोचें अगर इन दोनों पॉइंट्स को रिलेट करना हो इसी इक्वेशन से, तो इन दोनों पॉइंट्स पे वॉल्यूम सेम है, तो अगर वॉल्यूम गायब हो जाएगा तो पीछे प्रेशर और टेम्परेचर बचेगा, यानी कि पी सी ओवर टी सी इज इक्वल टू पी ए ओवर टी ए। ये इन दोनों पॉइंट्स को रिलेट कर देंगे। वीडियो को शॉर्ट रखना, सारा कुछ लिख नहीं रहा, तो ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। और ये जो तीसरा स्टेप है ना बेटे, ये 90% केसेस में ए से बी वाला ये कर्व्ड है, इसमें 90% केसेस में से दो में से एक चीज़ ज़रूर होती है, या तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो फिर टेम्परेचर को इंक्लूड ना करते, और यहाँ फिर ये है कि ये हीट एक्सचेंज नहीं हो रही होती इस प्रोसेस के दौरान। थर्ड पॉसिबिलिटी भी जारी बात है होती ही है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने वो ज़रा ध्यान से देख लेना है कि क्या हीट एक्स, अगर तो वो कहता है जी ए से बी तक हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, तो चलें एक भला हो गया ना, क्यू को जीरो कर दें। या फिर आप ये कहते हैं कि ए से बी तक टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा, तो फिर वो वाला फार्मूला आपके काम फर्दर उसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ इसका जो मेन काम है साइक्लिक प्रोसेस में बेटे एक्चुअली तो आपको नौ वैल्यूज बनती हैं, 3 हीट्स, 3 वर्क डन और 3 इंटरनल एनर्जीज। 3 दफ़ा हीट, देखें ना 3 स्टेप्स हैं, तो हर स्टेप में हीट, हर स्टेप में वर्क डन, हर स्टेप में इंटरनल एनर्जी। तो एक्चुअल सोल्यूशन आपको चाहिए कि वो 9 वैल्यूज आएंगी कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कैम्ब्रिज वाले आपको कम से कम 3 देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। वो 3 वैल्यूज आपको जरूर देंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्ट वैल्यू बता दें या कहीं स्टेटमेंट में किसी जगह पे मेंशन हो, ये कन्फर्म है। तो अगर वो आपको 3 वैल्यूज देते हैं तो मतलब 6 आपको निकालनी पड़ती हैं। देखें 3 प्रोसेसेस हैं, ए से बी से सी से ए, और 3 दफ़ा हीट, 3 दफ़ा इंटरनल एनर्जी, 3 दफ़ा वर्क डन। तो वो 9 में से अगर वो आपको 3 दे दें तो आपके लिए तो 6 बचेंगी, ठीक है। तो वो 6 का मेरा काम है आपको 6 का सोल्यूशन बताना, मैं आपको 7 का सोल्यूशन बताता हूँ। एक तो यही जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 7th क्वांटिटी जो है ए से बी तक, यहाँ तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो फिर ए से बी तक इंटरनल एनर्जी की चेंज जीरो होगी, ठीक है। वो मैं आपको चलें ये कुछ चीज़ें लिख के बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं। इफ़ ए टू बी जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो कहते हैं स्टेटमेंट्स के अंदर, ऐसा हुआ है पेपर के अंदर। इफ़ ए से बी तक टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो फिर डेल्टा यू क्या हो जाएगी, डेल्टा यू हो जाएगी ज़ीरो, ठीक है। इसी तरह से ए से बी क्यू नॉट एक्सचेंज्ड, क्यू नॉट एक्सचेंज्ड ऐसा भी होता है, तो फिर आपके पास जाहिर बात है क्यू नॉट एक्सचेंज क्यू जीरो हो जाएगा, इसको यहीं पे छोड़ दें। तो ये आपका पहला फ़ायदा हो सकता है ए से बी तक। थर्ड भी हो सकता है ओके जी, नहीं ना हीट कांस्टेंट है, ना हीट एक्सचेंज ज़ीरो है, और ना ही टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर भी करें तो फिर आपके पास जाहिर बात है 6 ही ऑप्शंस बचती हैं। फिर वो आपको 3 देगा और आपसे 6 चीज़ें पूछेगा, तो उन 6 का मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। वो 6 का सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो बेटे एक यहाँ से आएगी, एक वैल्यू आएगी यहाँ से, इन तीनों में से एक, 2 इंटरनल एनर्जीज अगर आपको पता है तो तीसरी आ ही जाएगी ना। मैं आपको 6 का सोल्यूशन बताने लगा हूँ, तो एक इंटरनल एनर्जी आपने यहाँ से निकाल लेनी है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 आप ज़रा देखें, तो ये जो आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब इसको आपने लगाना है 3 दफ़ा, ठीक है। एक दफ़ा ए से बी तक, एक दफ़ा बी से सी, इंडिविजुअली लगाना है, ए से बी तक, फिर बी से सी तक, फिर सी से ए तक, ठीक है। तो 3 दफ़ा जब आप इसको लगाएंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि ये तीनों दफ़ा एक एक क्वांटिटी आपको दे के जाएगा। मतलब अगर ये दोनों पता हो तो इंटरनल एनर्जी आ सकती है, ये दोनों पता हो तो वर्क डन आ सकते हैं, ये दोनों पता हो तो हीट आ सकती है। तो जब आप इसको 3 दफ़ा लगाएंगे तो एक एक क्वांटिटी मिला के टोटल 3 हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था 6 का सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, एक यहाँ से आएगी और 3 दफ़ा यहाँ ये इसको लगाने से 3 क्वांटिटीज़ आएंगी, और फिर एक वर्क डन बेटे यहाँ से आ जाएगा आराम से। ये वाला वर्क डन तो आप आराम से निकाल सकते हैं, बी से सी तक, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, वो क्या होगा, पी डेल्टा वी। बेटे पी भी नज़र आ रहा है, डेल्टा वी आराम से रीड हो जाएगा। इधर से इधर तक डेल्टा वी नहीं रीड हो सकता, यहाँ से यहाँ तक देखें तो आप कहते हैं लो जी ये है डेल्टा वी, और प्रेशर वहाँ से रीड कर लें, ये लें जी ये आपका प्रेशर है जो भी होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ज़रा देखें तो वर्क डन फ्रॉम सी टू ए ज़ीरो है, वर्क डन फ्रॉम सी टू ए वो वैसे ही ज़ीरो है, ठीक है। और साथ साथ आपको ये बताता जाऊँ, ये कुछ बेसिक कन्फ्यूजन बच्चों को रहती है बेटे। एक्सपेंशन वाला वर्क नेगेटिव होता है, कंप्रेशन वाला पॉजिटिव होता है। यहाँ पे साइंस बहुत मैटर कर रहे होते हैं। डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव।
हीट गिवन टू द सिस्टम जो है वो पॉजिटिव, और हीट गिवन बाय द सिस्टम एब्जॉर्ब, सिस्टम एब्जॉर्ब करे तो पॉजिटिव हीट, सिस्टम इमिट करे तो नेगेटिव हीट, सिस्टम खुद काम करे एक्सपैंड हो तो नेगेटिव वर्क, कंप्रेस हो तो पॉजिटिव वर्क, और इंटरनल एनर्जी का भी ऐसे ही है। तो ये बेटे आपके पास साइक्लिक प्रोसेस का सोल्यूशन हो गया है। देखें मैंने आपको बताया था कि या तो यहाँ पे ये सातवीं क्वांटिटी है जो डाउटफुल है हो या ना हो, लेकिन 90% केसेस में वो देते हैं कि ए से बी तक वो कहता है जी टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी नहीं, हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, तो वो तो सातवीं क्वांटिटी होगी। 6 का सोल्यूशन क्या है, एक यहाँ से निकाल लें, एक वर्क डन 0, एक वर्क डन यहाँ से निकालें, ये हो गया यहाँ पे 3, और 3 दफ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकालें, तो ये हो गया साइक्लिक प्रोसेस सॉल्व, 3 स्टेप्स वाला। और ये आपके पास आपको जो है वो काइनेट उसकी जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसका सोल्यूशन बता दिया। अब बेटे इसके बाद आता है 4 स्टेप्स वाला साइक्लिक प्रोसेस, तो वो भी मैं ये कह रहा हूँ कि स्पीडली ज़रा वीडियो के अंदर ही ख़त्म कर दें, वो इससे आसान है। 4 स्टेप्स वाला जो साइक्लिक प्रोसेस है वो इससे भी आसान है, और उसको हम देखते हैं आज। ये अगर प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है, उसको भी आप 4 पॉइंट्स को नाम दे दें। उधर भी अगर आपने 2 ही चीज़ें हैं, एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा ये है कि आइडियल गैस इक्वेशन। तो पहले आइडियल गैस इक्वेशन को देख लेते हैं, फिर फर्स्ट लॉ को। मैं कोशिश करता हूँ ज़रा स्पीड लगा के वीडियो को ख़त्म भी करें इसी जगह पे। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि बेटे अगर आपने आइडियल गैस इक्वेशन लगानी है, आइडियल गैस इक्वेशन साइक्लिक प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल्स तो पहले इंक्लूड नहीं करती। आइडियल गैस इक्वेशन क्या करती है, पी वी ओवर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैं के भी लिख सकता था, लेकिन चले ऐसे कॉन्स्टेंट लिख लें, ये लें। अच्छा, अब इसमें तो और आसान काम है, वजह कि ए से बी तक प्रेशर कांस्टेंट, सी से डी तक भी प्रेशर कांस्टेंट, तो इसका मतलब है इधर लगाएंगे या इधर लगाएंगे तो आपको प्रेशर को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है दोनों दफ़ा, अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगानी है। और इसी तरह से इधर भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, इधर भी वॉल्यूम कांस्टेंट है। कोशिश मैंने की है रेक्टेंगल बने, मुझे नज़र आ रही है, अच्छी नहीं बनी, रेक्टेंगल होती है ये प्रॉपर, ठीक है। अच्छा, इधर भी वॉल्यूम कांस्टेंट, इधर भी प्रेशर कांस्टेंट, इधर भी, तो एक चीज़ ने तो गायब होना ही होना है, नंबर ऑफ मोल्स पहले ही नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स पहले ही नहीं है। प्रेशर और वॉल्यूम में से कोई एक, इधर लगाएंगे प्रेशर नहीं आएगा, इधर लगाएंगे प्रेशर नहीं आएगा, इधर भी वॉल्यूम नहीं आएगा, इधर भी वॉल्यूम नहीं आएगा। तो मैं आपको एक सैंपल लिख ही देता हूँ। अगर आपने इन दोनों पॉइंट्स को रिलेट करना है तो आपका प्रेशर सेम है, तो आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम एट ए डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट ए शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम एट बी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट बी, ठीक है। ये हो गया एक कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन को जोड़ दिया। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कोई लाइन जोड़नी है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम वाली जोड़नी है तो वॉल्यूम तो आएगा नहीं, प्रेशर और टेम्परेचर आएंगे, तो प्रेशर एट बी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट बी शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट सी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट सी। तो ये ना मैंने आपको बेटे सैंपल सिर्फ दिखाया, वैसे तो इन चारों पॉइंट्स को आपस में रिलेट किया जा सकता है। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, बाकी जो भी कांस्टेंट है उसको देख के चला लें। अच्छा, एक हो गया। दूसरा, इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर भी टोटल चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो इसमें भी जीरो है। टोटल मैं इसको लिखता हूँ जी डेल्टा यू टोटल, जो है डेल्टा यू टोटल वो आपका जीरो ही है इसके अंदर भी। हर साइक्लिक प्रोसेस में 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने मर्जी स्टेप्स हों, हीट एक्सचेंज जो है वो आपके पास सॉरी टोटल चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जीरो। अब इसमें आसान वाला सवाल आता है, वो आसान वाला क्या है बेटे, अब ये जो एरोज हैं ये डिसाइड करेंगे कि नेटवर्क सिस्टम ने किया है या सिस्टम के ऊपर हुआ है। अब देखें वॉल्यूम चेंज तो सेम है, दो जगह पे वर्क डन जीरो है। वर्क डन मैं आपको बता देता हूँ, ये तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि वर्क डन फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम डी टू ए, और ये दोनों वर्क डन क्या है भला, जीरो, ठीक है। और ये दोनों आप फाइंड कर सकते हैं, दो जीरो हैं, इधर से इधर ये भी वर्क डन जीरो है, ये भी वर्क डन जीरो है। वर्टिकल लाइंस के अंदर, हॉरिजॉन्टल लाइंस वाले बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं पी डेल्टा वी से, ठीक है। वॉल्यूम चेंज जो है इधर भी वही है, वही इधर भी वही है, लेकिन वर्क डन बेटे याद रखें वर्क डन यहाँ से ज़्यादा है। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज ग्रेटर देन वर्क डन फ्रॉम डी टू सी, ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वैल्यू इसकी ज़्यादा है, क्योंकि देखें प्रेशर इनटू चेंज ऑफ वॉल्यूम होता है, तो ये प्रेशर ज़्यादा है ना। जब हमने यहाँ से प्रेशर्स भी तो रीड करने हैं, चेंज ऑफ वॉल्यूम दोनों का बराबर है, ये वाला, ये प्रेशर ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ पे वर्क डन भी क्या होगा, ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है इस प्रोसेस में हुआ क्या है, नेट वर्क डब्ल्यू नेट बाय द गैस या बाय द सिस्टम, मैं लिख देता हूँ बाय द सिस्टम, ठीक है। सो हीट मस्ट बी सप्लाइड, so Q net must be supplied, क्योंकि देखें
बात ये है कि इस सिस्टम के अंदर टोटल चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है, ठीक है। टोटल चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है। नेट सिस्टम ने वर्क डन किया है, देखें सिस्टम ने वर्क डन किया ज़्यादा वाला, सिस्टम के ऊपर वर्क डन हुआ थोड़े वाला। तो सिस्टम ने अगर नेटवर्क आपको प्रोवाइड किया तो आपको हीट उसे सप्लाई करनी पड़ेगी। इंटरनल एनर्जी अगर ज़ीरो कर दें तो हीट और वर्क दोनों आपस में इक्वल होते हैं और ऑपोजिट साइन होता है, मतलब हीट पॉजिटिव हो तो वर्क नेगेटिव, वर्क पॉजिटिव हो तो हीट नेगेटिव। तो क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नेगेटिव है, सिस्टम ने काम किया, सिस्टम ने जो काम किया वो बड़ा है, सिस्टम के ऊपर जो काम हुआ है वो छोटा है। तो नेटवर्क वो वैसे हमने मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है, ए बी बड़ा है और डी सी छोटा है। तो अगर सिस्टम ने काम किया है नेटवर्क, तो सिस्टम के ऊपर नेट हीट सप्लाई करनी पड़ी होगी। तो बेटे बात ये है, दो रीज़न हैं, एक तो मैंने स्पीड ज़्यादा रखी है, दूसरा ये है कि मैंने जारी बात है अननेसेसरी डिटेल्स इसमें से अवॉइड की हैं। उसकी रीज़न शॉर्ट वीडियो सीरीज़ है, हेल्पिंग सीरीज़ है, टीजिंग टॉपिक्स इसमें कवर हुआ करेंगे। तो इसमें अगर फर्दर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन रह गया तो बेटे कमेंट्स में मेंशन किया करें, कमेंट्स में आए, टॉपिक्स बताएं जिनके ऊपर आप लोगों को फर्दर जो है वो हेल्पिंग वीडियोस चाहिए। और अगर आपको इस तरह के मटेरियल से फ़ायदा हो रहा है तो हमें लाइक सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पिंग पार्ट के अंदर।